हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का जो हमारा काम रहेगा बेटे, वो रहेगा एक रिवीजन क्लास है, जिसके साथ साथ हम कर रहे होंगे एनसीईआरटी। जैसा कि मैंने आज आपको होमवर्क भी दिया होगा सुबह कि आप 10 एनसीईआरटी क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। लेकिन मैं आपके एनसीईआरटी सारे ही करवा रहा हूँ अभी। धीरे धीरे आप सुनते रहिए बस सभी क्वेश्चनों को, ठीक है। सारे तो शायद नहीं हो पाएंगे, जितने हो पाएंगे उतने करते हैं आज, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप समझते भी रहेंगे। धीरे धीरे सुनिए आप, जल्दी जल्दी। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप देखो जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप बिल्कुल अपनी प्रदीप में एनसीईआरटी की बुक या एनसीईआरटी की बुक आपके पास है तो उसको खोले जरूर रखें, ठीक है। ऐसा ही आपको टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो सबसे पहला टॉपिक हमने यही पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें क्या था, यही था ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये सबसे पहला टॉपिक हमने यही पढ़ा था, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, पहला क्वेश्चन समझ गए। दूसरे पे पढ़ता हूं मैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द अर्थ, ठीक है, बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। बस यही है इसमें, देखो इसमें यही है। कैपिटल एम मान लो मास को, स्मॉल एम मान लो, कैपिटल एम मान लो मास ऑफ अर्थ को, स्मॉल एम मान लो कोई बॉडी को। इसी से रिलेटेड है फॉर्मूला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल किसे कहते हैं हम। देखो एक दिन मैंने आपको बताया था, फ्री फॉल का मतलब किसी बॉडी को ऊपर से छोड़ देना या किसी बॉडी को आप ऊपर फेंकना, ठीक है। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं फ्री फॉल, बस यही है। और उस फ्री फॉल को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी अर्थ अपनी तरफ हर बॉडी को क्या करती है, खींचती है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन समझ गए आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वही है, ठीक है। कोई भी फ्रीली ऑब्जेक्ट है, जब उसको अर्थ अपनी तरफ खींचती है तो उसको हम कह देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब क्या है, उस केस में एक्सेलरेशन किस में चेंज होता है, ग्रेविटी में, ठीक है। ग्रेविटी क्या होती है, फ्री फॉल को ही हम कह देते हैं ग्रेविटी, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन यही है, मास ऑफ वेट। मास और वेट में क्या डिफरेंस है, ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करवाया ही था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या कर रखा है, वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। ये क्या रखा है, देखो अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन कौन सा है देख लेना, बुक में मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें क्या रखा है, वेट ऑफ मैन, ठीक है, वेट ऑफ मून मैन, ठीक है, वेट ऑफ मैन, ठीक है। हाँ, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है। और ये है वेट ऑफ मून, ऐसा है ना, हाँ, ठीक है। ये हो जाता है 1/6 ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो सुनो क्या है, इसमें एक रखा है, एक तो हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और एक हम मून पे चले जाए, मून पे, ठीक है। तो हमारे वेट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हमारे वेट पे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे हमारा जितना वेट है ना, यहाँ पे मून पे जाते ही हमारा वेट उससे 6 टाइम्स कम हो जाएगा, 6 टाइम्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मेरा 100 है तो वहाँ पे, यहाँ पे मेरा 80 है मान लेते हैं, ठीक है, या कुछ भी मान लो, 6 से डिविजिबल 96 है, ठीक है। तो वहाँ पे जाने के बाद कितना बच जाएगा, 16। समझ गए ना क्वेश्चन का मतलब, समझ गया आप, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी जो होती है ना, ग्रेविटी, ठीक है, वो बहुत कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि वहाँ पे एटमोसफियर नहीं है, बहुत कम एटमोसफियर है, ठीक है। वहाँ पे ग्रेविटी बहुत ही कम होती है, बहुत लाइट होती है, बहुत हल्के महसूस करते हैं हम वहाँ पे। अब अर्थ पे हम अपना फोर्स पूरा जमाए हुए हैं, लेकिन वेट मून पे जाएंगे ना, तो मून पे इतना वेट नहीं लग पाता है अपना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी क्या है, बहुत कमजोर है, हल्की है, ठीक है। तो इसका रीजन यही है कि अगर मैं वेट का फॉर्म लिखूँ, वेट का फॉर्म मैंने उस दिन बताया था आपको, mg होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के लिए मान लो आप,
ठीक है, मून के लिए लिखूंगा, ठीक है, तो मून जो होता है वो जीएम मान लो, ठीक है, लेकिन जीएम जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है G0/6 अर्थ से, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए क्या बचेगा, W0 अपॉन में WM, O का मतलब ऑब्जेक्ट, M का मतलब मून, G0 अपॉन में GM की वैल्यू कितनी है G0/6, G0 से G0 कैंसिल, ये 6 ऊपर आ जाएगा, तो W0 अपॉन में WM इज इक्वल टू बच जाएगा 6, इस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, W0/6 इज इक्वल टू WM बच जाएगा, और यही हमें प्रूव करना, ठीक है। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, बस आपकी तरह समझना है कि मून पे जाते ही हमारा वेट क्या हो जाता है 6 टाइम्स कम हो जाता है, ठीक है, अर्थ के कंपेयर में, क्योंकि वहां पे क्या होती है ग्रेविटी बहुत हल्की होती है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चैप्टर एंड एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये तो क्वेश्चन थे खाली अभी, एनसीईआरटी क्वेश्चन थे, ठीक है, जितने भी थे, अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं, और कम से कम हम आज करेंगे 10 तक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम करना चाहेंगे। वो 10 तक आप सुनो क्या है जल्दी जल्दी। पहला, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस टू हाफ। अगला क्वेश्चन ये है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहा गया है डिस्टेंस को अगर हम हाफ कर दें, डिस्टेंस को अगर हम हाफ कर दें तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो क्या फर्क पड़ेगा, ये फोर्स का फॉर्मूला है, इसमें डिस्टेंस को आपने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, ये 4 कहां चला जाएगा ऊपर, इसका मतलब फोर्स कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। समझ में आ गया होगा ना। देखो हाफ किया हमने तो 1/4 हो गया, तो 1/4, 4 कहां चला जाएगा ऊपर, इसका मतलब 4 कितने टाइम, फोर्स कितने टाइम्स हो गया 4 टाइम्स। ओके, अंडरस्टैंड बेटे। जो नहीं आए ना अब मेरे से दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैं अगर स्पीड से करवा रहा हूँ ना तो इसका मतलब ये है कि ये मैं एक रिवीजन क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। जिसने अभी तक काम नहीं किया है ना तो वो ये क्लास जरूर ना देखे, बिल्कुल ना देखे, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। जिसने पहले की 3 वीडियो देख रखी है ना अच्छी तरह से, उसके लायक, उसके लिए है ये वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन ये कर रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन इन देयर मासेस, व्हाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन मैंने उस टाइम बताया था आपको, क्या था, एक तो है लाइट और एक है हैवी। मतलब एक हाथ में मेरे पास ये है, ठीक है, और एक हाथ में मेरे पास भाई मान लेते ये ऐसा, ठीक है, एक हाथ मेरे पास ये है और एक हाथ मेरे पास ये है, एक स्मॉल मास का एक हैवी मास का है, ठीक है। दोनों को जब हम छोड़ेंगे, ठीक है, दोनों को जब हम छोड़ेंगे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम टाइम पे अर्थ पे आएंगे, दोनों किस पे टाइम पे अर्थ पे आएंगे, सेम टाइम पे। क्यों अर्थ पे आएंगे, क्योंकि हम एक रिलेशन पढ़ चुके हैं, अगर आपने कॉपी में लिख रखी हो ये, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो मास होता है ना उस पे ग्रेविटी डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, अर्थ के मास पे। रीजन समझ में आ गया, ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ अर्थ के मास पे डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती। मतलब ऑब्जेक्ट का मास से कैसा भी हो, हैवी हो, लाइट हो, कैसा भी हो, और कहीं से भी छोड़ो कैसा आएगा, सेम टाइम पे, ठीक है। अब कहीं पूछ लेते हैं कि एक गुरुजी एक प्लास्टिक की बॉल ले ली हमने, ठीक है, भाई उसको छोड़े, और एक लेदर की बॉल ले ली, तो वो एयर रेजिस्टेंस होती है। एयर रेजिस्टेंस का मतलब कुछ हवा का प्रेशर होता है, जैसे पन्नी है, अब देखते हैं हवा में ऐसे उड़ती रहती है, हवा ना भी चल रही हो ना तो भी उड़ जाती हो काफ़ी बार, ठीक है, बिल्कुल लो हवा में, ठीक है। अब लो हवा का मतलब क्या है, लो हवा का मतलब ये है कि काफ़ी बार हम जैसे अब खड़े हैं, मुझे हवा का महसूस नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं रेस लगाऊंगा, दौड़ूंगा तो आपको क्या महसूस होगा कि एक हवा लग रही है अपने, जो पीछे की तरफ हमें धकेल रही है, होता है ना सब। तो एयर रेजिस्टेंस हर जगह प्रेजेंट होती है, जिसके कारण बॉडी का मोशन थोड़ा सा अपोज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ हम
वैक्यूम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोई मीडियम नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ए 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ नहीं दे रखा। अगर तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, तो इसमें सभी की वैल्यू आपके पास गिवन है। देखो ये फॉर्मूला है, जी की वैल्यू आपको दे रखी है, m1 m2 और सभी की वैल्यू आपको दे रखी है। निकालने किसकी है, फोर्स की। बस आप एक बार देखना, इस क्वेश्चन को ट्राई करना, आसानी है। अगला देखिए द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ए ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद ए फोर्स दैट इज ग्रेटर, स्मॉलर और सेम एज दैट फोर्स विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ। ये क्या रखा है अगले क्वेश्चन में। अगर आप फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या रखा है, मून है, मून अर्थ के अराउंड घूम रही है, ठीक है। इसका मतलब मून, अर्थ ने मून पे फोर्स लगा रखा है, ऐसा ही तो है भाई। कोई चीज, किसी ऑब्जेक्ट कैसे घूम रही है, ठीक है, तो इसका मतलब उसने क्या लगा रखा है, फोर्स लगा रखा है, तभी तो घूम रही है इसके अराउंड। इसने इसको पकड़ रखा है। मेरी बात को समझ रहे हो आप भाई। कोई चीज किसी के पीछे कब घूमती है, जब उसने किसी चीज को पकड़ रखा हो, जकड़ रखा हो, ऐसे ऐसे घूम रही है। मतलब इसने इसको पकड़ रखा है, ये अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं जा सकता। मून हमेशा रिवॉल्व करता रहता है, देखा ना आपने। तो ये कह रखा है क्या मून भी अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, क्योंकि अर्थ तो आराम से रेस्ट पे दिख रहा है आपको, आराम से बैठा है, और मून हमेशा मूव करता रहता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है, बिल्कुल करता है भाई, दोनों के फोर्स लगते हैं। आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ कभी पढ़ा हुआ, एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। जितना मून अर्थ पे लगाएगा ना, उतना ही अर्थ किस पे लगाएगा, मून पे लगाएगा। वो फोर्स कितने होंगे, सेम होंगे। कितने होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है किसका मास कम है। तो मून का मास कम है तो वो रिवॉल्व करने लग जाता है। सन का मास ज्यादा है तो वो उसके अराउंड अर्थ रिवॉल्व करने लग जाता है। समझ रहे हो इन चीजों को। तो इसमें क्वेश्चन आंसर क्या आएगा, सेम फोर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, फिफ्थ। इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, वाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। अच्छा देखा, अब यही क्वेश्चन आ गया ना अगला। ये कह रहा है कि अगर अर्थ है, मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो मून अर्थ को अट्रैक्ट क्यों नहीं करता। तो इसका एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि एक्सेलरेशन जो होगी ना, वो कुछ इतनी निकल के आएगी, 0.000003 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये क्या है, एक नेग्लिजिबल सी एक्सेलरेशन है। मतलब अर्थ करता तो है लेकिन हमें देख नहीं पाते हम, ठीक है। समझ गए ना दोनों क्वेश्चन, मैंने आपको बता दी पहले आंसर इसके। सिक्स्थ क्वेश्चन और देखो जल्दी जल्दी। व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ये मैंने एक दिन आपको करवाया ही था, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको करके देखना, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। चलो, ये कह रखा है व्हाट हैपन टू द फोर्स। पहला केस, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, ठीक है। ये कह रखा है एक मास को हमने डबल कर दिया, 2m कर दिया। फोर्स कितना हो गया, 2m हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, फोर्स भी डबल। पहला केस समझ में आ गया। दूसरा क्या रखा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट डबल्ड। देखो जब हमने इसको हाफ किया था तो फोर्स कितना टाइम हो गया था, 4 टाइम्स। लेकिन जब हम इसको डबल करेंगे, डबल का मतलब r की जगह कितना रखोगे 2, तो कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब कि बार कितना हो जाएगा 1/4। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, तो 1/4। ट्रिपल करेंगे 1/9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल। अब इस मास को भी डबल कर दिया और इस मास को डबल कर दिया, टोटल मास कितना हो गया 4 टाइम्स। फोर्स कितना बढ़ गया 4 टाइम्स। ऊपर वाली चीज अगर जितनी है उतनी ही फोर्स बढ़ेगी, नीचे वाली चीज जितनी है उतना फोर्स घटेगा। क्लियर ये चीजें, ठीक है। एनसीईआरटी बुक तो है ना आपके पास, बिना एनसीईआरटी के तो ये बस एक प्रवचन सा लगेगा आपके लिए, ठीक है। इसमें आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बुक आप जरूर रखें साथ, ठीक है। ओके, तो अगला क्वेश्चन और पढ़ते हैं हम। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन। अरे भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ग्रेविटेशन की, तो ठीक है। जो भी समुद्र में टाइड्स होते हैं, ठीक है, और ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ के कारण हम अर्थ पे रह रहे हैं, नहीं तो हम उड़ जाते भाई, उड़ते रहते। अगर अर्थ पे ग्रेविटी नहीं होती तो हम क्या करते, उड़ते रहते, अट्रैक्शन नहीं होता ना। अगर अर्थ का हमारे साथ अट्रैक्शन नहीं होता तो हम उड़ते रहते भाई हवा में कहीं, ठीक है। प्लैनेट्स हैं वो भी रिवॉल्व करते रहते हैं, तो बहुत सारी एडवांटेज है इसकी, इंपॉर्टेंस है, समझ गए।
अगला क्वेश्चन फिर दोबारा यही है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, तो मैंने बता चुका हूँ आपको, ठीक है। वाई वी कॉल ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें एक रखा है अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच के फोर्स को हम क्या कहते हैं, तो आंसर है वेट, पढ़ा है ना आपने mg, ठीक है। वेट भी क्या होता है, एक तरह का फोर्स ही होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आप समझने की कोशिश कीजिए आप। ये क्या रखा है, अमित बाइज 5 grams ऑफ गोल्ड एट द पोल्स, ठीक है। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स he hands over the same when he meet him at the equator. Will the friend agree with true weight of gold bought? If not, why? भाई देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये तो सारे हम कर चुके थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ये एक नया क्वेश्चन अपने लिए, और इसको समझने की कोशिश करो। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये मेरी बुक में एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज की में, आपके बुक में देखने में कहाँ मिलता है ये क्या रखा है। देखो पहले मैं आपको बताता हूँ, ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ की 2 एक्सिस है, इस एक्सिस को हम कहते हैं इक्वेटर और इसको हम कहते हैं पोल, इसको हम क्या कहते हैं इक्वेटर और इसको हम क्या कहते हैं पोल। दूसरी बात, फॉर्मूला अपने पास ही होता है, ठीक है। इस डायग्राम से आप देख के बताइए इक्वेटर ज्यादा है या पोल ज्यादा है, तो इक्वेटर हमेशा ज्यादा होता है। देखो अर्थ ऐसा होता है, कुछ ऐसा अंडाकार देखो, तो इक्वेटर हमेशा ज्यादा होता है, तो ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम होती है, ठीक है। तो इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होती है, लेस, और पोल पे ग्रेविटी ज्यादा होती है, लार्ज। क्यों होती है, सुनिए इसी एग्जांपल से। देखो इक्वेटर पे ज्यादा है डिस्टेंस r, मतलब इक्वेटर पे ज्यादा है, r ज्यादा है तो g अपने आप कम होगा, पहली बात ये ध्यान रखना। इनवर्स में है ना, तो r अगर ज्यादा है तो g अपने आप ऑटोमेटिक कम होगा, ठीक है। अब r कम है तो g क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब पोल पे ये याद रख लो ना, 2 चीजें, पोल पे ग्रेविटी ज्यादा होती है और इक्वेटर पे ग्रेविटी क्या होती है, कम, ठीक है। पोल पे ग्रेविटी ज्यादा, इक्वेटर पे कम, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें ये कहा है, मतलब मुझे नहीं पता गोल्ड का, मैं आपको वैसे बताता हूँ। एक बैलेंस होता है स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर हम लेना चाहें, ठीक है, तो किस पे लेना हम ज्यादा पसंद करेंगे, इक्वेटर पे या पोल पे, बताइए, इक्वेटर पे या पोल पे। बताइए। अब इसमें क्वेश्चन में यही कहा गया है, उसने गोल्ड खरीदा, कुछ एक कॉइन्स खरीदे गोल्ड के, वो उसने खरीदे, लेकिन उसके फ्रेंड ने सजेशन किया कि आप पोल पे खरीदे, तो पोल पे ग्रेविटी ज्यादा है, इसका मतलब वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। तो ग्रेविटी इसकी ज्यादा है पोल पे, तो वेट इसका क्या मिलेगा, ज्यादा। इक्वेटर पे हम देखते हैं तो ग्रेविटी क्या है, कम है, तो इसका मतलब वेट कम मिलेगा आपको। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर हम कोई चीज पोल पे खरीदेंगे ना, पोल पे, जैसे आप ऐसे समझो, आप 5 किलोग्राम चीनी खरीद रहे हैं, शुगर, ठीक है। अगर आप पोल पे खरीदते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाएगा, 5 किलोग्राम से कुछ ना कुछ आपको अच्छा दिखाएगा। अगर आप इक्वेटर पे देखते हैं ना, तो ये बहुत हल्की दिखाई देगी, ठीक है, मतलब 5 किलोग्राम नहीं दिखाई देगी, उससे कुछ ना कुछ कम दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि हमें पढ़ चुके हैं कि इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होती है, पोल पे क्या होती है, लार्ज। अब इसमें क्वेश्चन में आंसर ये लिख रखा है, आप पढ़ के देखो, वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट पोल्स देन इक्वेटर, ठीक है। सो वेट पोल पे ज्यादा मिलेगा और इक्वेटर पे आपको कम मिलेगा, ओके। तो ये 10 क्वेश्चन आप यहाँ तक करना। हाँ, तो मैंने आपको 10 से 15 क्वेश्चन करवा दिए हैं। एक लेक्चर और ले लेंगे, इस पर कोई दिक्कत नहीं है अभी, लेकिन ये होमवर्क आप सभी का होना चाहिए। 7 क्वेश्चन और बचते हमारे अभी अगले, लेकिन ये होमवर्क मुझे आप चेक करवाएं मंडे तक, ठीक है। ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। देखो, कोई आदमी अगर नहीं, कोई बंदा आपके साथ है वो नहीं पढ़ रहा है, तो उसको मत पढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अगर उसको उसने ये सोच रखा है कि इस साल मुझे नहीं पढ़ना तो मत पढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पढ़ें। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ये बात जरूर ध्यान से सुने, आप जरूर पढ़ें, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान आपका ही होना है। जब आप 10th में बैठेंगे ना तो आप सब कुछ ब्लैंक हो जाएंगे आप, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो ये मेरी वीडियो देखें वो पढ़ें जरूर आप ध्यान करके, ठीक है। रेगुलर में आप कंटिन्यू में काम करें। देखो 10th में अगर आप होते हैं तो आप में और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस हम किस तरह मेजर करते हैं, ये डिफरेंस एक टाइम का डिफरेंस होता है, ठीक है। टाइम हर डिफरेंस को क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये टाइम का डिफरेंस आपको अब यहाँ पे मेंटेन करना है, मतलब यहाँ पे आपको एक अच्छा लेवल का पढ़ना है डेली, हर वीडियो के दौरान देखते देखते, ठीक है। अब आप एक वीडियो देखते हैं दूसरी वीडियो नहीं देखते हैं, वो सब्जेक्ट से कोई भी हो। मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हमेशा देखा है कि हर टीचर आपके पास ऐसा ही भेजते रहते हैं कि आप कंप्लीट करो, होमवर्क कंप्लीट करो, लेकिन आप इतने ढीठ से हो रहे हैं कि आप कंप्लीट नहीं करते। पता नहीं आपने क्या सोच रखा है। देखो आप परेशान आप ही पाओगे, बाद में आपकी फैमिली पाएगी, ठीक है, अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है। वैसे इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, कभी आप ये सोचो। फ़ायदे मैं आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ कि आप काम करना थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे, ठीक है। काफ़ी दिन आपने छुट्टी मार ली, 4 महीने हो गए, अब 4 से 5 महीने होते आ रहे हैं, ठीक है। मीन्स फरवरी में पेपर खत्म से हो गए थे आपके, ठीक है। अगर देखो कोई चीज़ की आदत पढ़ना ना, आदत पड़ जाती है। अब जैसे खाली रह गया तो खाली पढ़ने की आपको आदत बन जाएगी, फिर आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो इसको आप रोकने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर, ठीक है।